हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग 2020 50-50 सीरीज़ के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में ये लेक्चर 6 है। इसमें हम एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम लोग 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में इसको समझ लेंगे। तो कुछ एजुकेशन पॉलिसीज़ आती हैं, कुछ जैसे वुड्स डिस्पैच वगैरह, हंटर कमीशन फिर रिव्यू के लिए, और भी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से भी। तो बहुत सारी चीज़ें जो एजुकेशन से रिलेटेड आती है वो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ सबसे पहले, कि पहले जो 60 साल का ये डोमिनियन चल रहा था इंडिया का, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की तरह आई थी। तो इन लोगों ने स्टार्टिंग में तो एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं, पर कुछ एक्सेप्शंस थे जो कि इंडिविजुअल्स के द्वारा एफर्ट लिए गए थे। तो जिसमें से कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में, वॉरेन हेस्टिंग्स में मैंने आपको बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग कैसा बंदा था, जो कि हर चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट कर देता था। सबसे पहले स्टार्ट ही वो करता था क्योंकि सबसे पहले आया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कैलकटा मदरसा ये इस्टेब्लिश किया था। कैलकटा मदरसा ये इस्टेब्लिश किया था ताकि मुस्लिम लॉ और रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो है, मुस्लिम लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट वो सारे पढ़े जाएं। उसके बाद 1791 में जॉनथन डंकन इन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया था ताकि हिंदू लॉ और फिलॉसफी पढ़ी जाए। उसके बाद 1800 में वेलेज़ली ने सिविल सर्वेंट्स जितने भी थे कंपनी के सिविल सर्वेंट्स को अलग अलग लैंग्वेजेस इंडिया की और इंडियंस के कस्टम्स में ट्रेन करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज सेटअप किया गया, जो कि 2 साल बाद बंद भी हो गया था। क्यों? क्योंकि आप सिविल सर्वेंट्स को ये लोग ट्रेन कर रहे थे इंडियन की लैंग्वेज और कस्टम्स में, इसलिए इनको लगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन्होंने 2 साल बाद ये कॉलेज बंद भी हो गया था। अब जो कैलकटा मदरसा था, संस्कृत कॉलेज था, वो बेसिकली इसलिए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई थी ताकि एक क्वालिफाइड इंडियंस का एक सप्लाई बना रहे, ताकि कंपनी के कोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर का जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लॉ के अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन लोगों ने ये थोड़ा थोड़ा एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया। और साथ ही साथ के अगर आपको बाकी इंडियन स्टेट्स को भी अपनी टेरिटरीज़ में लाना है या बाकी इंडियन स्टेट्स को भी बना के चलना है साथ में, तो इस वजह से इन लोगों ने क्लासिकल लैंग्वेजेस और वर्नाकुलर्स को की नॉलेज थोड़ी थोड़ी लेनी शुरू कर दी। तो बस यही एक मेजर रीज़न था। तो प्री ब्रिटिश डेज़ में यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि हिंदू मुस्लिम जो है वो पाठशाला मदरसा में पढ़ाए जाते थे। और इंडिया में रूल के लिए ये ब्रिटिश के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया था कि थोड़ा सा अपर और मिडिल क्लासेस का जो सेक्शन था इंडियंस का, उसको थोड़ा सा एजुकेट किया जाए ताकि उनका खुद का चीज़ें चलती रहें। इसका एम ये था कि एक इंडियंस की ऐसी क्लास बनाई जाए जो कि ब्लड से तो इंडियन हो और कलर से भी इंडियन हो, बट टेस्ट में इंग्लिश हो। तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आनी चाहिए। वो पार्शियल मॉडर्नाइजेशन वाला सिस्टम था ना, वही वाला। तो ये लोग बेसिकली इंटरप्रेटर्स की तरह एक्ट करेंगे गवर्नमेंट और मासेस के बीच में। ये गवर्नमेंट जो भी बताना चाह रही है मासेस को, ये बीच में इंटरप्रेटर्स की तरह ये लोग एक्ट करेंगे। अब कुछ एनलाइटेंड इंडियंस मिशनरीज थे जिन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आप मॉडर्न और सेक्युलर वेस्टर्न एजुकेशन भी प्रमोट करें, क्योंकि उनको लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन ही एक साधन है जिसकी वजह से जो भी सोसाइटी में और कंट्री में ये सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इल्स चल रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं अगर आप वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट कर दें। तो मिशनरीज़ को लगा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो उससे इंडियन का जो खुद के रिलीजन में जो फेथ है वो भी ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी में भी वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद स्पेशली एक सेट ऑफ मिशनरीज़ थे, सिरमपुर मिशनरीज़। तो सिरमपुर मिशनरीज़ का क्या था, वो इन पर्टिकुलर ये बहुत एंथुसियास्टिक थे कि एजुकेशन स्प्रेड कर देते हैं, इससे इंडियन का अपने रिलीजन में ही फेथ ख़त्म हो जाएगा। तो इनिशियल एफर्ट्स में तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर ये चीज़ें सेटअप की गई, यहाँ से आप पढ़ सकते हो वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई। विद टाइम आप देखोगे कि राजा राम मोहन रॉय ने भी कैलकटा कॉलेज सेटअप किया था इंग्लिश एजुकेशन को ही इम्पार्ट करने के लिए वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेस में। 1870s की बात है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी बता देती हूँ। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से ये स्टार्ट होता है, एक्ट ऑफ 1813 से। तो इसमें क्या होता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जितने भी लर्नड इंडियंस हो गए जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं और
उनको इनकरेज किया जाता है कि आप थोड़ा सा और मॉडर्न साइंसेस भी पढ़ें। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी को ये कहा जाता है कि आप 1 लाख रुपए एनुअली वो सैंक्शन करो कि हमें कुछ मॉडर्न साइंसेस वगैरह वो भी आगे इम्पार्ट करनी है। अब ये अमाउंट ऑल तो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, बट ये अमाउंट 1823 तक तो अवेलेबल ही नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी चल रही थी कि ये एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा वगैरह करके। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी यहाँ पर चलाया गया था कि 1 लाख रुपीज़। तो अब हुआ क्या था, कुछ टाइम में ये एफर्ट्स भी कुछ एनलाइटन इंडियंस थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, इन लोगों ने कुछ एफर्ट्स डाला था ऐसे एनलाइटन इंडियंस ने कि कुछ ग्रांट सैंक्शन की जाए। तो पहली ग्रांट सैंक्शन की गई थी कैलकाटा कॉलेज के लिए। ये कैलकाटा कॉलेज के लिए ग्रांट सैंक्शन की गई थी 1817 में, जितने भी एजुकेटेड बंगालीज थे उनके द्वारा, ताकि वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज़ और साइंसेज में भी इंग्लिश एजुकेशन इम्पार्ट की जाए। साथ में 3 संस्कृत कॉलेजेस भी सेटअप किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, एक कैलकाटा में, एक दिल्ली में और एक आगरा में। इन 3 जगहों पर 3 ये संस्कृत कॉलेजेस सेटअप किए गए। उसके बाद आते हैं आपके ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। यहाँ पर ये आप पढ़ोगे ना, ये सेम वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बस इस एक पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो। चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर्स, ये कुछ मिशनरी एक्टिविस्ट थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपेल किया कि आप की जो नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है ना एजुकेशन में, कि हम लोग एजुकेशन में कुछ इंटरवीन नहीं करेंगे और हम सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए हैं, वो वाली जो पॉलिसी है वो थोड़ा सा आप हटाओ, अपनी गिव अप करनी पड़ेगी और एजुकेशन आपको इंग्लिश के थ्रू स्प्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि आप वेस्टर्न लिटरेचर और क्रिश्चियनिटी भी प्रीच कर पाओ इंडियंस में। बस ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दी, तो आप पढ़ोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर 1823 में ये जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये इस्टेब्लिश की जाती है। 1823 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल ये कमेटी को अपॉइंट करते हैं और लॉर्ड मैकॉले इस कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो जो 1 लाख रुपीज़ सैंक्शन हुए थे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप 1 लाख रुपीज़ एजुकेशन के लिए ग्रांट कर दो, और इस कमेटी में 10 यूरोपियन मेंबर्स भी होते हैं। तो ये जो ग्रांट मांगी थी, जो राजा राम मोहन रॉय के थ्रू ये ग्रांट मिल गई थी कैलकाटा कॉलेज को इस्टेब्लिश करने के लिए, और उसमें ग्रांट सैंक्शन की गई थी 1817 में इंग्लिश एजुकेशन के लिए, तो वही ग्रांट का ये कॉन्सिक्वेंस था। फिर जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लॉर्ड मैकॉले इसके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी जो आती है, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा उनके ना कन्फ्यूजन लगी रहती है, ये आप ओवरऑल समझ लो। कन्फ्यूजन क्या रहती है कि एक ये जो जनरल कमेटी थी पब्लिक इंस्ट्रक्शन की, इसी में ही एंग्लिसिस्ट ने आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है एजुकेशन में वो सिर्फ मॉडर्न स्टडीज़ के लिए होनी चाहिए। तो एंग्लिसिस्ट ये कह रहे थे कि आप सिर्फ मॉडर्न साइंसेज के लिए ही एजुकेशन पे स्पेंड करो, इंडियंस के लिए हम लोग स्पेंड नहीं करेंगे, जो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग है उसमें स्पेंड नहीं करेंगे। बल्कि ओरिएंटलिस्ट ये कहते थे कि वेस्टर्न साइंसेज और लिटरेचर तो पढ़ानी ही चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को जॉब्स वगैरह मिल सके, बट एम्फेसिस जो है वो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग के एक्सपेंशन के लिए भी होना चाहिए। इवन एंग्लिसिस्ट भी आपस में डिवाइडेड थे, मतलब ओरिएंटलिस्ट तो एक चीज़ बोल रहे थे पर एंग्लिसिस्ट आपस में भी डिवाइडेड थे कि इस चीज़ के लिए कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, कुछ फ्रैक्शन कह रहा था कि इंडियन लैंग्वेजेस जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हो गई वो होना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को लेके कि कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो उसके बाद जो है एक लॉर्ड मैकॉलेज मिनट, ये 1835 में ये आता है। अब ये जो फेमस लॉर्ड मैकॉलेज मिनट है, इन्होंने ये एंग्लिसिस्ट के फेवर में गए ये, और इन्होंने कहा कि हमारे रिसोर्सेज ऑलरेडी काफ़ी लिमिटेड हैं और ये लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोग वेस्टर्न साइंसेज और लिटरेचर पढ़ाने में ही स्पेंड करेंगे और ये इंग्लिश मीडियम में ही इम्पार्ट की जाएगी। ठीक है, तो वेस्टर्न लिटरेचर साइंसेज इम्पार्ट स्प्रेड करी जाने लगी और इंग्लिश मीडियम में इन्होंने डिसाइड किया कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले का ना एक व्यू पॉइंट था, वो ये कहते थे कि इंडियन लर्निंग जो है वो यूरोपियन लर्निंग के इन्फीरियर है, मतलब कि इंडियन हम लोग की लर्निंग काफ़ी इन्फीरियर है, जो कि अगर
देखा जाए तो उस टाइम की जो सिचुएशन थी, हमारे हालात थे फिज़िकल सोशल साइंसेस के, वो काफ़ी ख़राब तो थे ही, तो इतना गलत भी नहीं था ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई थी। अब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इंग्लिश को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना लिया स्कूल्स और कॉलेजेस में भी, और कुछ इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस खोले। हालांकि इनको क्या करना चाहिए था कि काफ़ी नंबर्स में एलिमेंट्री स्कूल खोलने चाहिए थे, पर इन लोगों ने कुछ ही इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस खोले, जिसकी वजह से मास एजुकेशन तो इन्होंने पूरी तरीके से निगलेक्ट ही कर दी, ठीक है। मास एजुकेशन निगलेक्ट हो गई, ये इसका इफेक्ट था। अब इसके बाद ब्रिटिश ने ये प्लान किया कि हम लोग अपर और मिडिल क्लासेस के कुछ कुछ सेक्शंस को एजुकेट करेंगे। वही सेम चीज़ उन्होंने जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और मासेस में इंटरप्रेटर्स का ये लोग काम करते। अब ये जो पूरी थ्योरी थी ना कि हम लोग कुछ लोगों को ही सिर्फ अपर और मिडिल क्लास में से कुछ सेक्शन को ही पढ़ाएंगे ताकि वो इंटरप्रेटर्स का काम कर दे गवर्नमेंट और मासेस में, कि कुछ के पास ही वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर की नॉलेज होगी। तो इस थ्योरी को कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इसमें ये इस होता क्या है बेसिकली कि मॉडर्न आइडियाज़ जो हो गए, चाहे एजुकेशन पहुँचे ना पहुँचे, पर मॉडर्न आइडियाज़ जो है वो फिल्टर डाउन हो जाएंगे मासेस में। जैसे रूलर्स चाहते हैं वैसे ना हो, बट जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, प्रेस के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन सब के थ्रू मॉडर्न आइडियाज़ तो फिल्टर डाउन होकर मासेस तक पहुँच ही जाएंगे। तो ये था पूरा आइडिया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का, ठीक है, कि इनके पास आइडियाज़ पहुँच जाए। तो मॉडर्न एजुकेशन जो है वो सिर्फ इस प्रोसेस को हेल्प कर रही थी ताकि बेसिक लिटरेचर फिज़िकल और सोशल साइंसेज में नेशनलिस्ट तक पहुँच जाए, जिसकी वजह से उनका जो सोशल एनालिसिस की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। चाहे तो जो कंटेंट हो गया, स्ट्रक्चर है, करिकुलर है मॉडर्न एजुकेशन का, वो चाहे कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व कर रहा हो, बट थोड़ा सा उनको जो सोशल एनालिसिस का जो आइडिया है वो मिल जाएगा जो मास है उनको। ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। ये आइडिया था इंडियंस को इस तरीके से क्रिएट करा जा रहा था। अब उसके बाद आते हैं जेम्स थॉमसन। 1843 का ये टाइम होता है। जेम्स थॉमसन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे 1843 से लेकर के 1853 तक के। तो इन्होंने बेसिकली विलेज एजुकेशन पर काम किया था। उन्होंने कहा था कि विलेज एजुकेशन जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होनी चाहिए और बहुत ही यूज़फुल सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें पढ़ाना इन्होंने स्टार्ट किया था, जैसे एग्रीकल्चर साइंस हो गई या फिर मेंसुरेशन हो गई, ये सब इम्पार्ट करनी स्टार्ट की थी। उन्होंने कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम उन्होंने डेवलप की थी विलेज एजुकेशन की, कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। और पर्पस सिर्फ यही था कि जो हमारा रेवेन्यू एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसमें मैन पावर क्रिएट की जाए। तो उसके लिए इन्होंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने स्टार्ट किए थे कि पर्सोनल को ट्रेन कर दिया जाएगा रेवेन्यू पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद एफर्ट्स आते हैं बेंथ्यून के, ठीक है। तो बेंथ्यून का टाइम होता है 1849 का, जिसमें बेथ्यून कॉलेज जो है वो कलकत्ता में सेटअप किया जाता है और जो कि JED बेथ्यून के द्वारा फाउंड किया जाता है। इन्होंने विमेन एजुकेशन पर ज़्यादा काम किया था। इससे पहले आपको थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ, वुड्स डिस्पैच आता है, इससे इसका आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी कि हुआ क्या था एक्चुअली, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, बाद में आया था। तो उससे पहले ही हालांकि ये कुछ डेवलपमेंट्स थी, पर आया क्यों था कि वो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, उसको प्रमोट करने की बात कर रहा था कि प्रॉपर उन्होंने अब एक प्रिपेयर किया था कि एजुकेशन सिस्टम होना कैसा चाहिए, और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता था। तो एक पहला डॉक्यूमेंट था जो कि इंडियंस को एजुकेशन स्प्रेड करने की बात कर रहा था। तो काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत सारे पॉइंटर्स के बारे में बात की जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था और इससे पहले ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी प्रोविंसेस में सेटअप किए गए थे। अब बेथ्यून स्कूल जो है, जो JED बेथ्यून के द्वारा फाउंड किया गया था कैलकाटा में, वो एक पहला ऐसा पावरफुल मूवमेंट था जिसने विमेन की एजुकेशन के बारे में बात की। और ये मेनली 1840s और 1850s के टाइम पर ये स्टार्ट हुआ था। इसकी प्रेसिडेंट भी
मैथ्यून थे कि उन्होंने काउंसिल ऑफ एजुकेशन के ये प्रेसिडेंट थे। तो मोस्टली मैथ्यून के एफर्ट से गर्ल्स स्कूल भी सेटअप हुआ और उसको गर्ल्स स्कूल को भी गवर्नमेंट की ग्रांट से एड और इंस्पेक्शन सिस्टम के अंडर लाया गया। तो ये बहुत बड़ा एफर्ट था ऑन द साइड ऑफ JED मैथ्यून के गर्ल्स विमेन की स्कूल्स के लिए और विमेन एजुकेशन के लिए और गर्ल्स स्कूल्स को इम्पार्ट किया गया। अब एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया गया पूसा बिहार में और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया रुड़की में। तो यहाँ पर जो आइडियाज़ थे, मेथड्स थे वुड्स डिस्पैच के, वो डोमिनेट करते रहे थे, जिससे बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन देखा गया था एजुकेशन सिस्टम में। बहुत जल्दी, बहुत रैपिड हुआ था ये वेस्टर्नाइजेशन एजुकेशन में और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो थे वो रन किए जा रहे थे यूरोपियन हेडमास्टर प्रिंसिपल्स के द्वारा। मिशनरी एंटरप्राइजेज ने अपना पार्ट प्ले किया। उनको लगा कि भैया इंडियन फेथ ही ख़त्म कर देंगे, रिलीजन में अपना क्रिश्चियनिटी को हम लोग स्प्रेड करेंगे, इम्पार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे प्राइवेट इंडियन एफर्ट ने भी इस फील्ड में काफ़ी अच्छा खासा योगदान दिया था। अब बात करते हैं वुड्स डिस्पैच की। चार्ल्स वुड डिस्पैच, इनका टाइम होता है 1854 का। 1854 में चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच प्रिपेयर किया एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में, जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसका एम सिर्फ ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना। ठीक है, तो ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि एक प्लान पूरा प्रिपेयर करके आए थे लोग एजुकेशन स्प्रेड करने का। कुछ पॉइंटर्स हैं जिसमें इन्होंने क्या क्या बात की। सबसे पहले तो इन्होंने ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है वो रिजेक्ट कर दी। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ये अज्यूम करना चाहिए कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए मास एजुकेशन के लिए। तो अब इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एजुकेशन के लिए और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। एटलीस्ट पेपर पर तो रिजेक्ट कर ही दिया। उसके बाद इनका एम क्या था कि फ़ीमेल और वोकेशनल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीज़ें प्रमोट करना। उसके बाद सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ों को लाना। तो इन्होंने एक सिस्टमेटाइज्ड हायरार्की पूरी बना दी थी कि सबसे पहले तो प्राइमरी स्कूल्स में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यूज़ की जाएंगी, कि प्राइमरी स्कूल्स में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यूज़ की जाएंगी विलेजेस वगैरह पे। तो सबसे नीचे वाला जो बॉटम की अप्रोच थी वो वर्नाकुलर में थी। उसके बाद जब आप हाई स्कूल में जाएंगे तो हाई स्कूल में आपको एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स मिलेंगे, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स मिलेंगे और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मोस्टली, तो ये आपको मिलेंगे। उसके बाद जब आप जाओगे तो जितने भी प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं जैसे कि कैलकटा है, बॉम्बे और मद्रास, ये जो प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं इसमें जितनी भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं आप फिर यहाँ पर जाओगे। ठीक है, तो ये पूरी अप्रोच थी, ये सिस्टमेटाइज हायरार्की बना दी थी यहाँ पर। फिर उन्होंने इंग्लिश को रेकमेंड किया था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जितने भी आप हायर स्टडीज़ जाते हो या वर्नाकुलर में जाते हो स्कूल लेवल पर, तो उन्होंने इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रेकमेंड भी किया था। साथ में फ़ीमेल और वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देने की बात की गई थी कि भाई फीमेल और वोकेशनल एजुकेशन भी प्रमोट की जानी चाहिए, टीचर ट्रेनिंग प्रमोट की जानी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि एजुकेशन जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो भी इम्पार्ट की जा रही है उसको सेक्युलर होना चाहिए। तो सेक्युलर एजुकेशन इम्पार्ट करने की यहाँ पर बात की गई। और उन्होंने फिर एक ग्रांट्स एंड एड का सिस्टम भी रेकमेंड किया और प्राइवेट एंटरप्राइज़ को और एनकरेज भी किया। ये मिक्स सिस्टम बनाया हुआ था, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि पहले वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल्स विलेजेस पे, फिर डिस्ट्रिक्ट पे कैसे होने चाहिए, प्रेसिडेंसी टाउन्स में कैसे हैं, और सेक्युलर एजुकेशन पे एम्फेसिस था। फिर टाइम आता है 1870 का, जिसमें एजुकेशन जो है उसको एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट बनाया जाता है और इसको स्टेट्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर जो एजुकेशन की स्टेट थी वो एक बहुत बेकार लेवल पे चली गई थी, बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, रिसोर्सेज भी इतने नहीं थे प्रोविंसेस में, तो इसीलिए एजुकेशन की स्टेट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर आती है हंटर कमीशन 1882 में। अब जब स्टेट भी अच्छी नहीं है, एजुकेशन की बुरे हाल है, तो फिर वुड्स डिस्पैच बना ही क्यों, है ना। तो अब वुड्स डिस्पैच ने क्या किया था, एजुकेशन के स्प्रेड के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट पूरा प्रोवाइड कर दिया था कि हम अब स्टार्ट कर रहे हैं मास एजुकेशन। बट हर एक चीज़ को अगर आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो उसका रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो चीज़ें बेटर चल पाती हैं। अगर आप कुछ भी चीज़ बनाते हो, अगर उसका आप दोबारा से रिव्यू ना करो तो वो चीज़ फेल हो जाएगी, है ना।
जैसे कि अगर आप पढ़ाई करनी भी स्टार्ट करते हो तो पढ़ाई करते करते अगर आप उसका दोबारा से रिविज़न नहीं करोगे तो वो चीज़ का कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा। या आपने अभी जनवरी 2021 में एक चीज़ पढ़ ली, 2022 तक आपने भूल भी जाना है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ पढ़ने का भी, तो वो टाइम वेस्ट हो गया ना। ऐसे ही अगर वुड्स डिस्पैच बना, अगर उसका रिव्यू ही ना हो तो फेल हो गया ना, फ़ायदा ही नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का पहले। तो इस वजह से ये रिव्यू के लिए आता है हंटर कमीशन 1882 में, 1882 to 83 का ये टाइम होता है। तो पुरानी जो स्कीम्स थी उन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को ऑलमोस्ट निगलेक्ट ही कर दिया था। अब प्रोविंसेस में जब ये एजुकेशन से शिफ्ट हुई थी 1870s में, तो बहुत ज़्यादा उसने और ज़्यादा सफ़र किया था प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में। इसी वजह से 1882 में गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ W हंटर, ताकि एजुकेशन का कंट्री में क्या प्रोग्रेस चल रहा है उसको रिव्यू किया जाए कि भाई डिस्पैच जो हुआ था 1854 का आया था वो डिस्पैच, उसके बाद से क्या प्रोग्रेस रहा एजुकेशन का वो हम चेक करते हैं। तो हंटर कमीशन ने मोस्टली अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन तक ही रखी, क्योंकि सबसे बुरे हाल अभी उसी के थे, तो इसीलिए धीरे धीरे करके स्टार्ट किया था। तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए अभी कोई रिकमेंडेशंस यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा तो सबसे पहले तो कि जो स्टेट का स्पेशल केयर है वो प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और प्राइमरी एजुकेशन को और एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होना चाहिए, और प्राइमरी एजुकेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, इम्पार्ट करना चाहिए। फिर उन्होंने जो कंट्रोल है प्राइमरी एजुकेशन का उसको ट्रांसफ़र करने की बात की कि आप डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपल बोर्ड्स को ये कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दो। फिर उन्होंने ये रेकमेंड किया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, मतलब कि जो हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल के लिए 2 डिवीज़न होनी चाहिए, एक होनी चाहिए लिटरेरी डिवीज़न और एक होनी चाहिए वोकेशनल डिवीज़न। जो लिटरेरी डिवीज़न है मतलब कि एकेडमिक एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लिए जो होनी चाहिए वो, उसमें क्या है कि आप लिटरेरी डिवीज़न है आप सीधा यूनिवर्सिटी में जाएंगे। उसके बाद वोकेशनल में क्या है कि जितने भी कमर्शियल करियर्स वगैरह आप लेना चाहते हैं तो उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन की बात की। जैसे अभी भी लोगों को सीधा अगर जॉब्स चाहिए होती हैं या कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ करने होते हैं, आप वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जाते हो कि हाँ हम जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। किसी को पढ़ाई करनी है लंबी, जैसे PhD वगैरह करनी है, फिर आप एकेडमिक एजुकेशन के लिए जाते हो, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर हाई स्कूल एजुकेशन को 2 डिवीज़न में बांट दिया था। साथ ही साथ उन्होंने फ़ीमेल एजुकेशन पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि फ़ीमेल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसलिए उन फैसिलिटीज़ पर भी ध्यान दिया जाए फ़ीमेल एजुकेशन के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ रिकमेंडेशंस भी उन्होंने दिए कि स्पेशली प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर फ़ीमेल एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दिए। तो स्प्रेड ऑफ विमेन एजुकेशन। फिर उसके बाद बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया सेकेंडरी और कॉलेजिएट एजुकेशन का। नेक्स्ट 2 डेकेड्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ सेटअप की गई, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें से है पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि 1882 में सेटअप की गई थी, एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि 1887 में ये सेटअप की गई थी। तो ये टीचिंग कम एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि ऐसे सेटअप की गई थी। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा गया था इसके बाद। तो ये था आपका हंटर कमीशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ टॉपिक्स हमने अभी इसमें डिस्कस कर लिए, कुछ टॉपिक्स हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। हमने छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि आपके लिए याद रखना ज़रूरी हो जाएगा कि अभी क्या हुआ, छोटे छोटे से स्टेप्स लिए गए एजुकेशन की तरफ, फिर एक सिस्टम पूरा डॉक्यूमेंट सेटअप किया गया वो डिस्पैच में एजुकेशन के लिए, फिर उसको रिव्यू करने के लिए सेटअप किया गया, अगेन उसका रिविजन हो गया, जो आपने पढ़ाई की उसका रिविजन अगेन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने बात की। नेक्स्ट में भी हम लोग एजुकेशन पॉलिसी ही पढ़ेंगे ब्रिटिश की, तो इसमें हम लोग डिवाइड करके उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट। यहाँ पर आप स्पेशल कोर्सेज़ में जाओगे 2020 एंड 50-50 सीरीज़ में, तो यहाँ पर आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि 70 हाई यील्डिंग टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स 2020 में 2021 में, वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं वो टॉपिक लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं, इसको आप खोल के देखोगे सारे टॉपिक लिस्ट मिल जाएंगे। तो क्या है, आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो जो लोग करना चाहते हैं। कोचिंग का काम सिर्फ देखो जितने भी मटेरियल है ना उसको कंसोलिडेट करके कंसाइज करके कि आप लोग याद रख पाओ, पढ़ पाओ, वो करना होता है। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर के मटेरियल्स पर मत ध्यान देना, जो एक मटेरियल मिल रहा है उस पर स्टिक करके रहना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।